मान्य बंधुओं, कलाकार, लेखक, निर्देशक और बुद्धिजीवियों, सत्यजीत राय जी के बारे में जैसा कि मैं उन्हें देखता हूँ या जानता हूँ, उसको लेते हुए बहुत सी बातें जो मैं कहना चाहता था वो खुद उस बहाने से उत्पल दत्त जी ने कह दी। मुझे लगा कि सिनेमा, कला और मनुष्य के भीतर की आंतरिक सृजनात्मक शक्ति, ये सब मिला के जो चीज़ बनती है वह जब भी अपने कलात्मक सौंदर्यात्मक रूप में आती है तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ जाती है। सदगति का बहुत बार जिक्र आया, मैं थोड़ा सा उससे संबंधित रहा हूँ दूरदर्शन के माध्यम से, ख़ास तौर से तब जबकि एक खबर अखबार में आई थी कि मानिक दा एक फिल्म फ्रेंच टेलीविज़न के लिए बना रहे हैं। तो उस समय ये सोचा गया था कि पहले वो भारतीय दूरदर्शन के लिए अगर एक फिल्म बना दें तो बहुत अच्छा होगा, बजाय इसके कि वो किसी विदेशी दूरदर्शन के लिए फिल्म बनाएं। उस वक्त मैं मिला था उनसे, कलकत्ता जाकर गया था मैं ये निवेदन करने के लिए कि वो एक फिल्म भारतीय दूरदर्शन के लिए बनाएं। इस बात की कहने की ज़रूरत नहीं कि मानिक दा को ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि आप किसकी कहानी लें, क्योंकि वो हमेशा अच्छे और अपने समय के संगत लेखकों को हमेशा उठाते रहे, चाहे वो विभूति भूषण बंदोपाध्याय हों, प्रेमचंद हों या अन्य हमारे नए बंगाल के लेखक। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि मुझे आश्चर्य हुआ उस समय तक मानिक दा का एक वक्तव्य आ चुका था कि वो चूँकि हिंदी नहीं जानते इसलिए वो हिंदी में फिल्म बनाना पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे मन में कुछ शंका भी थी, कुछ थोड़ा सा संकोच भी था। तो जब मानिक दा से मैंने ये कहा कि आप चाहे किसी भी भाषा में दूरदर्शन के लिए फिल्म बनाएं, तो उन्होंने बड़े खुले मन से कहा था कि ये कहना कि मैं हिंदी में फिल्म नहीं बनाना चाहता, ये केवल उस कॉमर्शियल सर्किट के लिए है जिसके लिए मैं फिल्में नहीं बनाऊंगा। दूरदर्शन के लिए अगर मुझे बनानी है तो मेरे सामने प्रेमचंद की सदगति कहानी मौजूद है। मैंने कहा तो आप इस पर आप अपना तैयारी करें और आप अपना जो चाहें, जिस तरह से आप चाहें आप इसे बना लें। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि उत्पल दा ने भी कहा ही है कि रेनेसां कैसा, किस तरह का पुनर्जागरण, नवजागरण। तो एक तो सरकारी पुनर्जागरण है जिसकी तरफ मुझे लगता है कि उत्पल दा ने बहुत तीखा इशारा किया है। लेकिन इस सरकारी पुनर्जागरण के पीछे कहीं ना कहीं इस देश के तमाम भाषाओं के बुद्धिजीवियों, कलाकारों का एक अपना आंतरिक जागरण है जिसके प्रति वो हमेशा जुड़े रहते हैं। और उस रूप में जब सत्यजीत राय जी से मैंने निवेदन किया, मिस्टर ए के दत्त हमारे उस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि इस फिल्म का प्रपोजल तो मैं 1.5 साल पहले दूरदर्शन को दे चुका हूँ। ये मेरे लिए एक जानकारी थी उस समय। और जब मैंने दिल्ली संपर्क किया कलकत्ते से तो पता चला कि मानिक दा का ये प्रपोजल 1.5 साल पहले सचमुच आया था और अभी तक वहाँ धूल चाट रहा था। ये है सरकारी रेनेसां या सरकारी कामकाज का तरीका है। तब उस फाइल को निकलवाया गया और उस फाइल को निकलवा के सदगति के लिए फिर उन्होंने मध्य प्रदेश का लोकेल चुना। और जिस तरफ इशारा किया उत्पल दा ने, चमार शब्द का इस्तेमाल, उस पर बहुत बहस भी हुई, बातें भी हुई, चूँकि प्रेमचंद जी ने भी लिखा था और मानिक दा ने भी लिखा था, उन्होंने भी अपनी मतलब फिल्म में लिखा था या संवाद के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि जिस तरह का सरकारी पुनर्जागरण लगभग हर सुबह होता रहता है, शब्द छूटते चले जाते हैं लेकिन हमारी मजबूरियां नहीं छूट पाती, चमार चमार ही बने रहते हैं, भंगी भंगी ही बने रहते हैं। लेकिन आज हम शूद्र शब्द तक का इस्तेमाल सरकारी पार्लेंस में नहीं कर सकते, इसलिए उस शब्द पर इतना झंझट हुआ
और जो सरकारी पुनर्जागरण का तरीका है उसके तहत उस शब्द पर बहस भी हुई और उस शब्द के साथ ज़्यादती भी हुई, जो भारत के ही नहीं, मैं समझता हूँ कि ओरिएंट के दो बड़े कलाकारों ने सोच समझ के इस्तेमाल किया था। बहरहाल ये एक लंबी बहस हो जाएगी अगर इसमें हम जाएं, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर लगती है कि सत्यजीत राय ने जिस तरह की फिल्में बनाने की कोशिश की शुरू में, उस पर मेरे लिए बोलना, पंडित जी से ये कहा कि मैं तो आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, मैं अमेरिका से आया हूँ और NRI हूँ। लगभग मेरी वही स्थिति है सत्यजीत रे के सामने कि मैं तो उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ या जानता हूँ तो लगभग इतनी ही बेहूदी स्थिति होगी जितनी कि मैं यहाँ पैदा नहीं करना चाहता। ख़ास तौर से इसलिए कि सत्यजीत रे को जिस रूप में एक पुनर्जागरण का अंतिम महापुरुष बताया गया और जिसकी तरफ फिर उत्पल दा ने बड़ा तीखा कटाक्ष किया, मैं ये समझता हूँ कि वो इस भारतीय पुनर्जागरण के, क्योंकि आज पुनर्जागरण के अर्थ बार बार उसकी सुई कहीं ना कहीं दूसरी, तीसरी, चौथी जगहों पर चली जाती है, इशारा करती है, संकेत करती है, और जिस पुनर्जागरण की परिकल्पना आज की जा रही है, मैं समझता हूँ कि सत्यजीत राय का उस पुनर्जागरण से कोई लेना देना कतई नहीं था। अगर वे कुछ थे उस रूप में अगर माने तो वे नवजागरण के प्रथम अग्रदूत थे, वे पुनर्जागरण के अग्रदूत नहीं थे। उस रूप में अगर देखें कि उनकी फिल्मों ने हमें क्या दिया, किस रूप में हमें बताया, किस रूप में कौन सी जानकारियां हमें दी, किस सच्चाई को उन्होंने पेश किया, इस पर फिर बहस की जाए तो मुझे लगता है कि ये ज़ाती होगी। बस केवल एक बात अंत में मैं कहना चाहूँगा, मानिक दा के साथ जितना भी जैसा भी थोड़ा बहुत मेरा संबंध रहा, सुनील गंगोपाध्याय यहाँ बैठे हुए हैं, उनका बहुत गहरा संबंध रहा, उत्पल दा का तो रहा ही है, बुद्धदेव दास गुप्ता का भी रहा है, सभी लोगों का रहा है। लेकिन एक ही चीज़ है कि उन्होंने एक ऐसे ही बातचीत में एक कहानी उन्हें छोटी सी सुनाई थी, और वो ये था कि किसी एक ओपन एयर थिएटर में उदय शंकर जी अपना डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे, और जब वो अपने नृत्य की पूरी लय में थे, उस वक्त उस ओपन एयर थिएटर की कहीं घास या उधर की जो झाड़ियाँ थीं, उनमें से एक तितली उनके पैरों के बीच में आके चक्कर काटने लगी, और उदय शंकर जी ने अपना नृत्य वहीं रोक दिया ताकि तितली ना कुचल जाए। मैं समझता हूँ कि सत्यजीत रे ने या मानिक दा ने जो भी बात कही हमारे लिए इस दौर में, वो लगभग उस जीवन को, उस तितली को बचाने की बात की है, उसको दिखाने या उसको एक्सप्लॉइट करने या उससे लाभ उठाने के लिए नहीं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी स्थिति कोई नहीं हो सकती। और मानिक दा को जब मैंने ये कहानी सुनाई थी तो वो बहुत हल्के से मुस्कराए थे, और मुस्कराने के बाद कहने लगे कि शायद हर कलाकार किसी न किसी जीवन तो नहीं कहा था उन्होंने, किसी न किसी तितली को बचाने के लिए ही काम करता है। इन शब्दों के साथ मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं उन्हें इतना ही जानता हूँ। धन्यवाद।